हेलो एवरीवन, स्वागत आपका एक बार फिर से एमडीएम यूट्यूब चैनल पर। आज हम करने जा रहे हैं बीए फर्स्ट ईयर का टॉपिक पवने। और इस टॉपिक के बारे में चर्चा हमने इससे पहले वाले वीडियो में भी की थी। अगर आपने वो नहीं देखा तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। और अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, ठीक है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था पवने, इसकी डेफिनेशन बताई थी, इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं वो भी मैंने आपको बताए थे, ठीक है। और मैंने आपको ये बात बताई थी पवनों के बारे में कि गतिशील वायु जो होती है वो क्या कहलाती है, पवन कहलाती है, ठीक है। और पवनें हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं, ठीक है। उसके अलावा पवनों को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं, तीन कारक जो है मुख्य इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताए थे। दाब प्रवणता मैंने आपको बताया था ना। पृथ्वी की परिभ्रमण गति मैंने आपको बताया था, और धरातलीय स्वरूप। ये तीन कारक ऐसे हैं जो अपने बात करें पवनों की दिशा और गति को प्रभावित करते हैं। और पिछले वीडियो मैंने आपको यह भी बताया था कि पवनें जो होती है उनका नामकरण कैसे किया गया है, पवनों के प्रकार क्या होते हैं। आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो के अंदर हम पवनों के प्रकार करेंगे, ठीक है। इस टॉपिक को करने से पहले आपने अगर वायुदाब की पेटियों वाला अगर वीडियो नहीं देखा तो उसको देख लें, ठीक है। क्योंकि पवनों का संबंध जो है वो वायुदाब की पेटियों से, जब तक आपको वायुदाब की पेटियां समझ में नहीं आएगी तब तक आपको पवनों वाला टॉपिक समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ओके, स्टार्ट करते हैं हम अपना पवनों के प्रकार। अब देखिए पवनों के प्रकारों की बात करें हम, ठीक है, तो पवनों को तीन कैटेगरी के अंदर रखा गया है, ठीक है। एक कौन सी कैटेगरी है, स्थायी पवन, जिसको हम क्या बोलते हैं, परमानेंट, ठीक है। दूसरी अगर हम बात करें तो पवन होती है सामयिक पवन। अगर हम तीसरी अगर बात करें तो पवनों का तीसरा प्रकार होता है स्थानीय पवन। आगे बात समझ में। तो सबसे पहले मोटे तौर पर आपको एक ही बात याद रखनी है कि पवनें जो होती है उनको तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, स्थायी पवन, ठीक है, सामयिक पवन, और तीसरा कौन सा होता है, स्थानीय, ठीक है। अब हम इस टेबल को थोड़ा सा पूरा कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम स्थायी पवन की बात करें तो इसको तीन भागों में बांटा गया है, ठीक है। पहली तो होती है व्यापारिक, ठीक है, व्यापारिक पवन। दूसरी जो होती है पछुआ पवन, ठीक है। अगर तीसरी की बात करें हम तो वो कौन सी होती है, ध्रुवीय पवन, ठीक है। वैसे नाम से पता चल रहा है स्थायी, परमानेंट, जिनकी दिशा गति सब कुछ क्या होता है, स्थायी होता है। इसके अंदर कितनी पवनों को शामिल किया गया, तीन, व्यापारिक पवन, पछुआ पवन और ध्रुवीय पवन, ठीक है। तो स्थायी पवन को भी तीन भागों में बांटा गया। सामयिक पवन की अगर हम बात करें तो इसमें शामिल किया जाता है मानसूनी पवन। सामयिक के अंदर देखो समय शब्द जो है छिपा हुआ है, ठीक है। तो इसकी परिभाषा क्या होती है, वे हवाएं जो समय के अनुसार अपनी दिशा में क्या कर लेती है, परिवर्तन, समय के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वो कौन सी पवन कहलाती है, सामयिक पवन, ठीक है। तो यानी कि मानसूनी पवन हो गया। अगर हम नेक्स्ट की बात करें, स्थल व समुद्र समीर हो गया। अगर हम बात करें पर्वत व घाटी समीर, ठीक है, इनको भी किसके अंदर शामिल किया जाता है, सामयिक पवन। तीनों में ही समय के अकॉर्डिंग जो है चेंजिंग होती है दिशा में, इसीलिए इनको किस में रखा जाता है, सामयिक पवन के अंतर्गत रखा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्थानीय पवन। स्थानीय पवन जो है इसको भी दो कैटेगरी के अंदर रखा गया है। एक तो होती है ये गर्म, ठीक है, और एक क्या होती है, ये ठंडी। तो दो प्रकार की होती है। स्थानीय का मतलब होता है जो किसी स्थान विशेष पर चलती है, फॉर एग्जाम्पल लू, ठीक है। इसका जो स्थान है वो भारत और पाकिस्तान है। परमानेंट अगर बात करें एरिया हो गया ना, तो कहने का मतलब ये हो गया स्थानीय पवन जो किसी स्थान विशेष पर चलती है, बहुत सारी होती है, ठीक है, स्थानीय पवनें भी, ठीक है।
तो मोटे रूप पर आपको गर्म और ठंडी याद रखनी है भी, ये दो प्रकार की होती है, गर्म भी होती है और ठंडी भी होती है। तो सबसे पहले आपको इतनी बात क्लियर होनी चाहिए, फिर हम इसको विस्तार से करेंगे इस टॉपिक को। अगर स्क्रीनशॉट अगर आप इसका लेना चाहते हो तो ले सकते हैं, ठीक है। अब वापस एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूं आपको। पवनों के प्रकारों की बात कर रहे थे, तो मोटे तौर पर पवनों को तीन भागों में बांटा गया है, स्थायी पवन, सामयिक पवन और स्थानीय पवन। स्थायी पवन जो होती है इसको फिर तीन भागों में बांटा गया है, ठीक है। व्यापारिक पवन, पछुआ पवन और ध्रुवीय पवन, ठीक है। सामयिक पवन की बात करें, इसके अंदर मानसूनी पवन, स्थल व समुद्र समीर, पर्वत और घाटी समीर। स्थानीय पवन की बात करें तो इसमें गर्म और ठंडी। आगे बात समझ में, इतनी बात क्लियर है। तो सबसे पहले हम अब चलते हैं स्थायी पवनों पर, ठीक है। स्थायी पवनें कौन सी होती है, तो यहां पर मैंने इसको शो कर रखा है। स्थायी पवनें जो होती है कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की। कौन कौन सी, व्यापारिक, ठीक है, पछुआ और ध्रुवीय। आज हम वीडियो के अंदर इन्हीं तीन पवनों के ऊपर विस्तार से हम चर्चा करेंगे, ठीक है। स्थायी पवन, पवनों का कौन सा प्रकार हो गया, ये पहला प्रकार हो गया, ठीक है। पहले प्रकार की अगर हम बात करें स्थायी पवन, स्थायी पवन को कितने भागों में बांटा गया है, तीन भागों में, व्यापारिक, पछुआ और ध्रुवीय। ओके, अब हम सबसे पहले विस्तार से वर्णन करेंगे स्थायी पवन का, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं भाई स्थायी पवन क्या होती है। यहीं पर बता देता हूं मैं आपको स्थायी पवन के बारे में, ठीक है। अब देखो नाम से पता चल रहा है स्थायी पवन, परमानेंट, ठीक है। अब देखिए ऐसी पवनें जिनकी दिशा व गति क्या होती है, स्थायी होती है। क्या होती है, स्थायी, ठीक है। कौन सी पवनें कहलाती है, स्थायी पवनें। बस इतनी सी बात नाम से पता चल रहा है, जिनकी गति, दिशा, ठीक है, सब कुछ क्या होता है, स्थायी होता है। उसको हम कौन सी पवन के अंदर शामिल करते हैं, स्थायी पवन के अंतर्गत शामिल करते हैं। दूसरी बात देखो, इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, ठीक है। इसको भूमंडलीय पवन भी बोला जाता है, ठीक है। सनातन पवनें भी बोला जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये किसके नाम है, सारे के सारे, ये सारे के सारे जो नाम हैं स्थायी पवन के ही नाम है। अन्य नामक की अगर हम बात करें, भूमंडलीय पवन, सनातन पवन, ग्रहीय पवन भी बोला जाता है इसको, ठीक है। ग्रहीय पवन भी इसे बोला जाता है, ठीक है। तो ये कुछ नाम भी हैं जो आपको इसके क्या रखने हैं, याद रखने हैं। तो स्थायी पवन में केवल इतनी ही बातें आपको याद रखनी है। दिशा व गति इनकी क्या होती है, स्थायी होती है। इनको भूमंडलीय पवन, सनातन पवन और ग्रहीय पवनों के नाम से भी जाना जाता है। इनका जो संबंध है, इन पवनों का जो संबंध है वो किससे है, वायुदाब की पेटियों से, ठीक है। आगे बात समझ में, इनका जो संबंध है किससे है, वायुदाब की पेटियों से है, ठीक है। अब हम जो है इनका आगे वर्णन करने जा रहे हैं, ठीक है भाई। स्थायी पवनें जो है निम्न प्रकार की होती है। ये बात लिखने के बाद आप क्या बता दोगे, व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनें। आगे बात समझ में। तो स्थायी में गति, दिशा क्या होती है इनकी, स्थायी, परमानेंट। तो नाम से पता चल रहा है, ठीक है। अन्य नाम भी याद रखें, इनका संबंध वायुदाब की पेटियों से होता है। और एक बात आपने पक्की याद रखनी है कि पवनें हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर ही चलती हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम वर्णन करेंगे किसका, व्यापारिक पवनों पर चलते हैं, ठीक है। कौन सी पवन है ये, स्थायी। कौन सी पवन है ये, स्थायी, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको बोला था कि आपको वायुदाब की पेटियां याद होनी चाहिए, ठीक है। तो 7 पेटियां आपको क्या होनी चाहिए, याद। तो सबसे पहले अपन चलते हैं इसी पर, व्यापारिक जो पवन है। तो मैं आपको केवल
व्यापारिक पवनों का ही क्षेत्र बताऊंगा इसके अंदर। ठीक है, अब देखो जीरो से 5 डिग्री, 0 से 5 डिग्री, ये हो गया नॉर्थ और ये क्या हो गया साउथ। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो है भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी है, बताया था मैंने आपको। ठीक है, उसके बाद उत्तर में चलते हैं हम 30 से 35, दक्षिण में चलते हैं हम 30 से 35 डिग्री। ठीक है, यहां पर है उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। ठीक है, और यहां पर भी क्या है उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। ठीक है, यह बात आपको याद रखनी है। तो यानी कि 3 पेटियों के नाम मैंने अभी शो कर दिए हैं, और जैसे जैसे मैं पवनों के प्रकार करवाता जाऊंगा ये पेटियां भी आपकी क्लियर होती जाएगी, क्योंकि पवनों का संबंध किससे है, वायुदाब की पेटियों से। और पृथ्वी के धरातल की अगर हम बात करें तो 7 वायुदाब की पेटियां हैं। कितनी है वायुदाब की पेटियां, 7। ये बात आपको याद रखनी है। 3 के नाम मैंने अभी लिख दिए हैं। ठीक है, अब देखिए नॉर्थ की बात करें, साउथ की बात करें, इधर है ईस्ट और इधर क्या हो गया वेस्ट। आगे बात समझ में। ठीक है, चारों डायरेक्शन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी। ठीक है, तो व्यापारिक हवाएं जो है उनका रुख इस प्रकार से होता है, इधर यूं। ठीक है, इधर से ठीक है, अब आ जाओ इधर। अगर हम बात करें सबसे पहली बात व्यापारिक पवनों की, भाई इनकी स्थिति बतानी हो तो सबसे पहले तो व्यापारिक पवनें जो होती है उपोष्ण उच्च वायुदाब से कहां चलती है, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की ओर चलती है, दोनों गोलार्धों में। ये बात भी आपने बतानी है, कहां चलती है, दोनों गोलार्धों में। यहां से भी इधर आ रही है देखो, और ये रहा और इधर। ठीक है, मैंने आपको यह बात क्लियर कर दी थी कि हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से कहां चलती है, निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। ये बात मैंने आपको बताई थी। ठीक है, तो अब देखिए उपोष्ण उच्च वायुदाब 30 से 35 यहां पर स्थित है ये, और 0 से 5 दोनों अक्षांशों के बीच में कौन सी है, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी। तो इसका मतलब ये हो गया व्यापारिक पवनें जो चलती है दोनों गोलार्धों में उपोष्ण उच्च वायुदाब से, ठीक है, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। ये बात आपने याद रखनी है इनके बारे में। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी भी। अगर आपसे ये पूछ ले जाए कि व्यापारिक पवनें कहां से कहां चलती है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी से दोनों गोलार्धों में भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी की ओर चलती है। या आप यूं भी बता सकते हैं दोनों गोलार्धों में 30 से 35 अक्षांशों से 0 से 5 डिग्री अक्षांशों के बीच में चलती है। अक्षांशों के बेस पे बताइए, पेटियों के नाम के बेस पे बताइए, दोनों ही आंसर आपके क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो आपको दोनों ही बातें याद होनी चाहिए, पेटी का नाम भी याद होना चाहिए, उसके अक्षांश भी आपको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। आगे बात समझ में। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखिए ये हवाएं जो होती है फेरल के नियम के अनुसार अपनी दिशा में परिवर्तन करती है। कैसे, देखिए मैंने क्या बताया था आपको, फेरल का नियम। ठीक है, तभी तो मैंने बोला था ना आपको कि आपको सबसे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था पवनों वाला, इससे पहले वाला वीडियो वो देखना जरूरी है। ठीक है, उसके अंदर मैंने आपको ये बातें बताई थी। क्या बताया था मैंने आपको, फेरल का नियम क्या कहता है। ठीक है, अब देखो ये नॉर्थ पोल है, ये क्या है, साउथ पोल। अगर कोई हवा उत्तरी गोलार्ध से आ रही है तो वो अपने किस ओर घूम जाती है, दाईं ओर।
ये क्या हो गया, दायां। ठीक है, यूं आ रही है हवा इस ओर। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध से कोई हवा आ रही है तो अपने किस ओर घूम जाती है, बाईं ओर। किस ओर घूम जाती है, बाईं ओर। तो इधर घूमगी यानी कि बाईं ओर। ठीक है, आगे बात समझ में। अब ऐसा क्यों होता है, पृथ्वी की परिभ्रमण गति के कारण होता है। जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है तो एक प्रकार का बल काम करता है। ठीक है, जिसको कोरलिस बल बोला जाता है। और इस बात को सबसे पहले स्पष्ट करने वाला कौन था, फेरल। इसी कारण इसको क्या बोला जाता है, फेरल का नियम भी कहा जाता है। इतनी बात समझ में आई। अब देखो ये पवनें जो होती है फेरल के नियम के अनुसार चलती है। ठीक है, अब देखिए अगर हम उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो तीर एरो का जो देखिए सिंबल जो है इस ओर है, यानी कि इस ओर जा रही है, दाईं ओर। अगर हम साउथ की बात करें तो ये इस ओर जा रही है, यानी कि बाईं ओर जा रही है। तो फेरल के नियम, फेरल ने जो अपना नियम बताया था उसके अकॉर्डिंग ही तो ये क्या कर रही है, चल रही है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो गया भाई उत्तरी गोलार्ध में इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है उत्तरी और पूर्वी व्यापारिक पवनें। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब दक्षिण में क्या बोला जाता है, दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें। ये समझ में तभी आएगी जब हमारे माइंड में ये वाला चित्र होगा, ये डायग्राम जो बना हुआ है ना हमारे सामने, ये हमारे माइंड में होगा, तभी हमें ये पता चलेगा कि उत्तरी गोलार्ध में इनको उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें बोला जाता है और दक्षिण में दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें बोला जाता है। ठीक है, अब इनकी दिशा पूर्व से होने के कारण इन्हें क्या बोला जाता है, पूर्वा पवनें बोला जाता है। क्या बोला जाता है इनको, पूर्वा पवनें भी बोला जाता है। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। अब देखो अलग अलग क्षेत्रों में व्यापारिक पवनों की विशेषताएं जो होती है ना अलग अलग होती है। ठीक है, अब व्यापारिक, भाई हम किताबों में पढ़ते हैं कि इसका संबंध जो व्यापार से था इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, व्यापारिक पवन। ठीक है, कहते हैं कि पहले समय में जो जलयान होते थे उनके ऊपर व्यापारी जो है बहुत सारा माल लाद कर ले जाते थे। ठीक है, एक घोड़ों वाला उदाहरण मैं आपको दिया था पिछले वीडियो के अंदर। ठीक है, तो व्यापारी क्या करते थे, जहाजों के ऊपर क्या करते थे, जलयान के ऊपर क्या करते थे, हम बात करें तो घोड़ों को लाद कर ले जाते थे। ठीक है, और यहां पर परमानेंट विंड चलती थी, जलयान जो होता था वो आगे बढ़ नहीं पाता था। ठीक है, वजन को कम करने के लिए घोड़े कहां फेंक देते थे, वो पानी के अंदर। ठीक है, तो कहते हैं कि इस कारण इसका नाम क्या पड़ गया, व्यापारिक पवन। ठीक है, ये तो हम अपनी नॉर्मल किताबों में पढ़ते हैं, लेकिन आपको मैं बताऊं भाई ट्रेड विंड इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ट्रेड। ट्रेड का मतलब होता है व्यापार। ठीक है, ट्रेड जो शब्द है ना जर्मन भाषा का एक शब्द है जिसका नाम है ट्रैक। क्या मतलब हो गया, ट्रैक। और जिसका हिंदी में मतलब होता है निश्चित दिशा। क्या मतलब होता है, निश्चित दिशा। बात समझ में आई, ट्रैक, निश्चित दिशा, निश्चित गति। ठीक है, तो ट्रेड का मतलब यहां पर व्यापार से न और इसका मतलब किससे हो गया, ट्रैक से हो गया। किससे हो गया इसका मतलब, ट्रैक से। आगे बात समझ में, आगे बात समझ में। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, व्यापारिक पवन बोला जाता है। ट्रैक, निश्चित दिशा, ठीक है, में चलने वाली पवन, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, व्यापारिक पवन पड़ गया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट बात और भी मैं इसके बारे में आपको बताता हूं। जब ये हवाएं इधर से यूं चलती है ना इस दिशा की ओर, पश्चिम की ओर, ठीक है, बढ़ रही है ये, ठीक है, पूर्व से आ रही है। ठीक है, जब ये उपोषण उच्च वायुदाब पेटी में उतरती है तो ये शुष्क होती है। क्या होती है, ये शुष्क होती है। लेकिन जैसे ही महासागरों के ऊपर से, जल मार्गों के ऊपर से निकलती है तो आर्द्रता को क्या कर लेती है, ये ग्रहण कर लेती है और आगे चलकर क्या करती हैं, ये व्यापारिक पवनें वर्षा करती हैं। आगे बात समझ में, क्या करती हैं, वर्षा करती हैं। ठीक है, एक बात ये, और एक बात मैं आपको ये बता दूं भाई, उत्तरी गोलार्ध और अगर हम दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो दोनों
व्यापारिक पवने जो होती है दोनों गोलार्धों की, वो कहां पर उतरती है? आके भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र में उतरती है। अब हवाएं यहां पर उतरती है तो उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र बनता है यहां पे, और यहां पर ये पवने क्या करती हैं? वर्षा करती हैं। ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है। तो व्यापारिक पवनों के बारे में जहां तक मुझे पता है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी और समझ में भी आया होगा। अगर आपको एक बार में वीडियो समझ में नहीं आता है तो आप उसको एक बार और देखें, ठीक है, ताकि आपको ये बेटर तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। तो व्यापारिक पवनों की हम बात कर रहे थे। उपोषण उच्च वायुदाब की पेटी से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी की ओर चलती है दोनों गोलार्धों में। कहां चलती है ये? दोनों गोलार्धों में। आई बात समझ में आपको? उसके बाद मैंने आपको क्या बताया भाई, ये फेरल के नियम के अकॉर्डिंग चलती है। भाई उत्तरी गोलार्ध से अगर आ रही है तो ये अपने दाईं ओर घूम जाएगी, अगर ये दक्षिणी गोलार्ध से आ रही है तो अपने बाईं ओर घूम जाएगी, घूम जाएगी। इतनी बात समझ में आई आपको? उसके बाद मैंने क्या बताया भाई, इनको उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवने कहा जाता है और दक्षिणी गोलार्ध में इनको क्या बोला जाता है? दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवने बोला जाता है। उसके बाद मैंने आपको यह बताया था कि व्यापारिक पवने इनका नाम कैसे पड़ा। एक तो जलयान वाली बात मैंने आपको बताई थी, घोड़े जो है व्यापारी नीचे फेंक देते थे भार कम करने के लिए ताकि जलयान आगे बढ़ सके, ठीक है, तो इसलिए इसका नाम व्यापारिक पवन पड़ गया, ठीक है। लेकिन व्यापार से इसका कहते हैं कि कोई संबंध नहीं है। वास्तव में इसका नाम जो पड़ा है वो ट्रेड जो है जर्मन भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब क्या होता है? ट्रैक, ठीक है, जिसका मतलब होता है निश्चित दिशा, ठीक है, निश्चित गति एक प्रकार से। तो ये हवाएं जो एक निश्चित दिशा और गति में चलती हैं, यानी कि परमानेंट हवाएं कहलाती हैं ये, जिस कारण इनका नाम क्या पड़ गया? व्यापारिक पवन पड़ गया। तो जहां तक मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा व्यापारिक पवन, ठीक है, और स्क्रीनशॉट भी आपने इसका ले लिया होगा। तो अब नेक्स्ट हम चलते हैं पछुआ पवन पर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं पछुआ पवन। अब देखो स्थायी पवन का दूसरा जो प्रकार होता है वो कौन सा होता है? पछुआ पवन। अब सबसे पहले पछुआ पवने चलती कहां पर है, ठीक है, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो अब मैं भूमध्य रेखा बना देता हूं 0 डिग्री इक्वेटर, ठीक है। तो सबसे पहले तीस से 35 डिग्री यहां और 60 से 65 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। तो ये तो आपको पता ही है, अभी जस्ट मैंने बताया था। उपोषण, बाहर लिख देता हूं ये नाम, ठीक है। यहां तो है उपोषण उच्च वायुदाब पेटी, ठीक है, और यहां है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, ठीक है। अब यहां पर भी यही कंडीशन है दक्षिणी गोलार्ध की। अगर हम बात करें, अगर हम बात करें 30 से 35, यहां भी उपोषण उच्च वायुदाब पेटी है, ठीक है। और अगर हम बात करें 60 से 65 की, तो यहां पर है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, और इनको मैं ब्लैक कर देता हूं ताकि आपको ये सही दिखे, ठीक है। पेटियों के नाम आपको पक्के याद होने चाहिए, तभी आपको ये वीडियो जो है बेटर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। इसको ही ब्लैक कर देता हूं और इसको ही ब्लैक कर देते हैं।
अब देखिए, अब हमारा डायग्राम बन गया। ठीक है, क्या मैंने इसमें आपको बताने की कोशिश की है? देखो 0 डिग्री है, अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। अब हम पछुआ पवन पढ़ने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात, आपको 2 पेटी यानी कि 4 पेटियों के नाम आपको याद होने चाहिए। उपोषण उच्च वायुदाब की पेटी, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी, उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी उपोषण उच्च वायुदाब की पेटी, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी। तो यानी कि 4 पेटियों के नाम आपको क्या होने चाहिए? याद होने चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं पछुआ पवनों की। नाम से पता चल रहा है, पछुआ पश्चिम की ओर से आने वाली हवाएं क्या कहलाती है? पछुआ। ठीक है, अब ये जो हवाएं होती हैं उपोषण उच्च वायुदाब की पेटी से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी की ओर चलती है। आगे बात समझ में? ये तो हो गया उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, ऐसा ही क्या होता है दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, इस प्रकार से चलती है ये। आगे बात समझ में? यानी कि व्यापारिक पवनें हमने की थी। ठीक है, एक तीर नीचे की ओर, एक तीर ऊपर की ओर, यानी कि व्यापारिक पवनों का जो एरो था वो नीचे की ओर शो कर रहा था 0 डिग्री की ओर, और ये जो है नॉर्थ पोल की ओर शो कर रहा है ना। ठीक है, अब देखिए पछुआ पवनें जो है वो 30 से 35 अक्षांशों से लेकर 60 से 65 अक्षांशों के बीच में चलती है दोनों गोलार्धों में। ये बात याद रखना, कहां चलती है? दोनों गोलार्धों में। यानी कि उपोषण उच्च वायुदाब की पेटी से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी की ओर चलती है। आगे बात समझ में? अब देखो, अगर हम बात करें इनकी दिशाओं की, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, अगर हम इनकी दिशाओं की बात करें, ठीक है, अब देखिए नॉर्थ गोलार्ध की बात हम करें तो इनकी जो दिशा है, अब देखो पश्चिम और उत्तर, यानी कि इधर दक्षिण है, इधर दक्षिण है, उत्तर है, ईस्ट है और वेस्ट है, यानी कि पूर्व पश्चिम है। अब जैसे हमारा एरो शो कर रहा है, एरो क्या शो कर रहा है भाई? इसकी जो दिशा होती है वो कहाँ होती है? उत्तर पूर्व की ओर होती है। देखो एरो किधर शो कर रहा है? उत्तर और पूर्व की ओर शो कर रहा है। अगर हम दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो इसकी जो दिशा है वो देखिए दक्षिण यानी कि यानी कि पूर्व की ओर जा रही है। आगे बात समझ में? यानी कि आ कहां से रही है? ये पश्चिम की ओर। ठीक है ना, आ कहां से रही है? पश्चिम की ओर, तभी तो इसका नाम क्या पड़ गया? पछुआ। पश्चिम से आने वाली हवाएं, ठीक है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर ये जा रही है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम इधर की बात करें तो ये कहां जा रही है? देखो पश्चिम से, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर जा रही है। तो यानी कि ये आपको एरो जो है वो याद रखने पड़ेंगे। एरो का यानी कि मुख किधर है, उस ओर ही हमने इनको बताना है। अब देखो, अगर हम उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो स्थल भाग क्या है? ज्यादा। स्थल भाग ज्यादा होने के कारण देखो घर्षण का प्रभाव क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है, अगर हम दक्षिणी गोलार्ध की बात करें, ठीक है, तो वहां पर इनका प्रभाव ज्यादा होता है। उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग ज्यादा है तो इसका प्रभाव क्या हो जाता है? कम हो जाता है। लेकिन दक्षिण गोलार्ध में क्या है कि स्थल भाग कम है, जल भाग क्या है? ज्यादा, जिसके कारण इसकी स्पीड क्या होती है? ज्यादा होती है। तो अब इसको अलग अलग अक्षांशों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि हम 40 से 50 की बात करें, ठीक है, तो यहां पर बोला जाता है इसको गरजती चालीसा। ठीक है, 50 डिग्री की बात करें तो भयंकर 50। ठीक है, 60 डिग्री की बात करें तो चीखती 60। आगे बात समझ में? इतनी बात समझ में आई आपको? भाई अलग अलग अक्षांशों पे इसके नाम जो है ना ये केवल दक्षिणी गोलार्ध में है। कहां पर है ये? दक्षिणी गोलार्ध में। क्यों है दक्षिणी गोलार्ध में? क्योंकि दक्षिण गोलार्ध में जलीय भाग क्या है? ज्यादा। जलीय भाग क्या है? ज्यादा, इस कारण इसके ये नाम है। ठीक है, स्पीड ज्यादा होती है। 40 से 50 अक्षांशों के बीच में गरजती चालीसा
50 डिग्री अक्षांश पर भयंकर 50सा, 60 डिग्री अक्षांश पर इसको क्या बोलते हैं, चीखती साठा। तो ये जो बात है आपने किसके बारे में याद रखनी है, पछुआ पवनों के बारे में याद रखनी है। क्या बताया मैंने आपको कि पछुआ पवनें जो होती है 30 से 35 अक्षांशों से 60 से 65 अक्षांशों के बीच में दोनों गोलार्धों में चलती है। आगे बात समझ में, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि अगर पेटियों के नाम पर याद करेंगे तो उपोषण उच्च वायुदाब की पेटी से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी की ओर चलती हैं, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है अगर पेटियों के बेस पर याद करें। तो अगर इनकी दिशाओं की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में इनकी जो दिशा होती है वो उत्तर पूर्व की ओर होती है, ठीक है। और ये आती कहां से है, दक्षिण पश्चिम से आती है, यानी कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलती है ये, ठीक है। दक्षिण की बात करें हम तो देखो एरो का निशान किधर है, इस ओर शो हो रहा है और पूर्व की ओर शो हो रहा है। आती कहां से है, ये उत्तर पश्चिम से आती है और जाती कहां पे है, दक्षिण पूर्व की ओर जाती हैं। तो अलग अलग गोलार्धों में इसकी दिशा भी क्या होगी, अलग अलग होगी। उसके अलावा मैंने क्या बताया था आपको भाई, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है, तो इसकी गति जो है, ठीक है, उसमें क्या आता है, अंतर आता है। क्यों, उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग ज्यादा है, तो स्थल भाग ज्यादा होने की वजह से घर्षण का प्रभाव अधिक होता है, ठीक है। तो उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में इसकी गति क्या होती है, ज्यादा होती है, यानी कि बड़े तेज वेग के साथ ये समुद्र के ऊपर से चलती है। आगे बात समझ में। तो अलग अलग अक्षांशों में इसको अलग अलग नाम से क्या है, जाना जाता है। तो उत्तरी गोलार्ध में इसको 40 से 50 अक्षांशों के बीच में गरजती 40सा के नाम से जाना जाता है, 50 में भयंकर 50सा के नाम से जाना जाता है, 60 डिग्री अक्षांश में इसको चीखती साठा के नाम से जाना जाता है। और पश्चिम दिशा से आने के कारण इन हवाओं को पछुआ पवनों के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आज हमने जो है इस वीडियो के अंदर 2 पॉइंट किए, कौन कौन से, व्यापारिक पवन और पछुआ पवन, ठीक है। ध्रुवीय पवन जो है उसके लिए मैं आपके लिए बहुत जल्द एक नया वीडियो लेकर हाजिर होऊंगा। उससे पहले आपने एक काम ये करना है कि वायुदाब की पेटियों वाला वीडियो और पवनों वाला जो मैंने आज वीडियो करवाया है इसको आपने देखना है, ध्यान से समझना है। अगर जो बात आपको समझ में नहीं आई तो आपने उसके बारे में कमेंट करना है, ठीक है। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और नया वीडियो लेकर आपके सामने जल्द हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।